तो अब जिसको भगवान ने एक अच्छा स्वस्थ शरीर दिया है और एक अच्छा स्वस्थ मन दिया है, क्योंकि आज के डेट में मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत पार्ट है जरूरी। और लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं उस चीज पे भी। कई बार पीपल आर इनविजिबली सफरिंग, क्योंकि वो अभी तक फिजिकली बॉडी पे नहीं आया, मैनिफेस्ट नहीं किया है। आप खाना तो खा रहे हैं, आप सो तो रहे हैं, आप काम तो कर रहे हैं, पर दिमाग बेचारा कहीं ना कहीं परेशान हो रहा एवरीवन, मैं हूं जितेंद्र सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल पर रीड माय स्टोरी, जहां मैं इंटरव्यू करता हूं ऑथर्स, स्पीकर्स, कोचेस, सेलिब्रिटीज, एंटरप्रेन्योर्स और कई तरह के लोगों को। आज मेरे साथ में है मिस्टर मनोज कुमार सिंह, जो एक नेशनल प्रेसिडेंट एंड ट्रस्टी हैं पार इन मी फाउंडेशन के, और साथ ही साथ ये सर एक ऐसी रेयर डिसीज से सरवाइव कर रहे हैं जो बहुत ही अनकॉमन है, जिसको हम सिवियर हेमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ ये हेल्थ रिलेटेड काफी सारे सेगमेंट्स पे, रेयर डिसीजेस पे कई फैमिलीज के साथ में हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कई मंच पे जुड़े हुए हैं। और इन्होंने बीएससी एंड एमएससी किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में। 13+ इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होल्ड करते हैं। और इस 13 इयर्स के दौरान इन्होंने कई अलग अलग जगहों पे काम किया, और इन्होंने रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे काम किया, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, सोशल वर्कर और सोशल एंटरप्रेन्योर, ट्रेनर, मेंटर, लाइफ कोच, ऑथर, कंटेंट राइटर, पब्लिशर, पॉडकास्टर और साथ ही साथ इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे कई जगह पे अलग अलग लोगों के साथ में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में काम किया। और इनको रेक्स करमवीर चक्र अवार्ड, जो इकांगो रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस है, उनसे मिला था 2019 में। और साथ ही साथ बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर ऑफ द ईयर फ्रॉम EFI 2019 में ये अवार्ड भी मिला। कल्कि गौरव सम्मान बाय कल्कि फाउंडेशन 2020, और इसके साथ में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी 2022 में शामिल है। और अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड एज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल स्पेकाथलॉन ऑर्गेनाइज्ड बाय ABCD इंटरनेशनल फैमिली, वो 2022 में इनको मिला। और इसके साथ में ही इज he filed a patent for veterinary health और published scientific research papers on various topics, scientific books, fiction, story books, poetry books, कई तरह के जगहों पे इन्होंने लिखा भी है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल पॉडकास्ट भी ऑर्गेनाइज किए हैं, गेस्ट भी रहे कई शोज में, और करंटली ट्रेनर भी हैं साथ में CED मैप में, जो सिंगरौली में है। और इसके साथ में चीफ ट्रेनर भी है ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन ट्रेनिंग फॉर रूरल लाइवलीहुड डेवलपमेंट ट्रेनिंग वुमेन, SHG इन सिंगरौली। तो स्वागत करते हैं मनोज जी का। मनोज जी, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी। और आपने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है। मैं बस थोड़ा सिंपल सा बताऊंगा। एक बाय क्वालिफिकेशन बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ मैं, और एक रिसर्चर का हार्ट एंड सोल है मेरा। तो चीजों को एनालाइज करना और ये सब चीज करना मेरा एक तरह से, ये मान लीजिए आप, रूटीन में है। और मैं चाह के भी रोक नहीं पाता अपने आप को एनालाइज करने में। और राइटिंग स्किल मेरा ये था कि शुरू से लिखना पसंद था, तो आई हैव यूज्ड माय राइटिंग स्किल। इसीलिए कई बार जब मैं लोगों को मेंटोर करता हूँ, यंग माइंड्स, यूथ को, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि आपके अगर कोई पैशन है और आपकी हॉबी है, तो उसे एज ए स्किल आप डेवलप करते रहें साथ में। यू नेवर नो कब वो काम आ जाए आपकी जिंदगी में। तो ये चीज है। और खुद एक रेयर डिजीज हीमोफीलिया का पेशेंट हूँ मैं, तो हमारे परिवार ने उस चीज को देखा है, सहा है, और स्वयं ने हमने सहा है। तो इसलिए आज जो है जिंदगी में मैं उन सब लोगों की आवाज बनने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे जैसे हैं। तो यही है संक्षिप्त में मेरी जिंदगी। और बाकी जो अवार्ड्स और ये सारी चीजें हैं, तो आप ईमानदारी से अपनी कोशिश करते चलिए, अपने आप चीजें मिलने शुरू हो जाती हैं। ये है, तो बस मेरा यही मान। करेक्ट। और जो आपने बताया, हीमोफीलिया एक ऐसी डिसीज है जो बहुत रेयर है, और जी। एक ऐसी डिसीज है जो अगर आप सरवाइव कर गए तो ठीक, नहीं तो कई लोग ऐसे हैं जो बचपन में सरवाइव भी नहीं कर पाते, बचपन में ही उनकी देहांत हो जाता है। और कई सरवाइव भी कर रहे होते हैं, तो वो लाइफ के वो जो चीजें हैं मैनेज नहीं कर पाते, जैसे
जैसे एजुकेशन हो गया, खुद चलना फिरना और वो सब उस तरह की चीजें, रोजमर्रा के काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो वो चीज भी है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। बट बिफोर दैट, जो पहली चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ ने किस तरह से आपको अफेक्ट किया। जैसे हमेशा हमारे थॉट्स रहते हैं कि हम बड़े होके लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो वो हर किसी के थॉट्स अलग होते हैं, तो वो थॉट्स क्या थे और आप क्या बनना चाहते थे, और आज की डेट में जो चीजें कर रहे हो वो कहाँ तक उन चीजों से, उन विचारों से मैच करती है? जी, देखिए मैं जब छोटा था, क्योंकि मेरी बीमारी, देखिए मैंने उसे कभी भी मेरी कमजोरी नहीं बनने दिया या फिर उसको मेरी जिंदगी नहीं बनने दिया। मेरा हमेशा से ये मानना था कि हीमोफीलिया इज पार्ट ऑफ माय लाइफ बट इट इज नॉट माय लाइफ, राइट। तो जब मैं छोटा था तो मेरे जन्म से पहले मेरे एक बड़े भाई एक्सपायर हो चुके थे, और उसके बाद मेरा जन्म हुआ, और फिर मेरे सामने मैंने मेरे छोटे भाई को एक्सपायर होते देखा है। तो वो 8 महीने का हो गया, सेम डिसीज से ही एक्सपायर हुए। हाँ, कुछ डॉक्टर्स कुछ पता ही नहीं कर पाए ना। विडंबना ये है कि उससे पहले हम 2 भाई डायग्नोस हो चुके थे हीमोफीलिया के, और फैमिली हिस्ट्री ट्रेस हो चुकी थी कि हीमोफीलिया है इनके फैमिली में। तो भी डॉक्टर्स जो है उस चीज को सही तरीके से डायग्नोस नहीं कर पाए, और प्रोबेबली जो मेरा छोटा भाई था उसके ब्रेन में ब्लीड हुआ था, और उस समय अगर उसको, क्योंकि फैक्टर भी था हमारे पास, ऐसा नहीं था कि नहीं था हमारे पास दवाई, फैक्टर इंजेक्शन भी थी, और अगर उस समय उसे टाइम पे फैक्टर लग जाता तो शायद आज वो भी जिंदा रहता, पर शायद ये नहीं होना था। और मुझे फिर उस चीज के उस समय फिर मैंने ठाना कि मुझे भाई रिसर्च साइंटिस्ट बनना है, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। उस समय आईटी भी उतना नहीं आया था, मगर टेलीफोन आ चुके थे, तो यानी आप टेलीफोन के माध्यम से तो लोगों से कम्युनिकेट हो सकता था। तो फिर ये था कि भाई मैं पहली क्लास में रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि साइंटिस्ट एग्जैक्टली पूरा करते क्या है। मुझे ये मालूम था कि साइंटिस्ट हैं जो नई चीज ढूंढते, तो मुझे साइंटिस्ट बनना था सर, कि मैं अपनी बीमारी का इलाज ढूंढूं, और उसी में लग गया मैं। भले मेरा अटेंडेंस पूरा ना हो, और चाहे कितना भी तबीयत खराब हो, मैं किताब निकाल के पढ़ता जरूर था। दर्द में रहो तब भी थोड़ा थोड़ा पढ़ो, समझ में आता है। शायद उसी वजह से शब्दों से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। लोग जो नहीं भी कहना चाहते हैं, मैं उनके शब्दों से पकड़ लेता हूँ, उनके भाव समझ लेता हूँ, क्योंकि ज्यादातर समय मैंने वही किया है। मैं किताबें पढ़ के उनके भाव, उनके मतलब समझने की कोशिश की है, चाहे टेक्निकल हो, चाहे आपके ऐसे नॉर्मल लिटरेचर से रिलेटेड हो। तो मैं इससे शायद ये भगवान की गिफ्ट था। प्रैक्टिस करते करते मुझे उसमें चीजें काफी समझ में आने लगी। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में भी बता रहे हो, तो मुझे ये महसूस हो जाता है कि उसका ऑरा क्या है और आपके शब्द क्या है। तो मैं उस चीज पे विश्वास ऐसे नहीं करता। तो ये वाली चीजें हैं। तो मेरा ये था कि साइंटिस्ट बनना है। मैं जो पहली जॉब अपने जिस कंपनी से छोड़ी थी, दैट आई वाज अ जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट। तो मैं साइंटिस्ट तो बन गया, राइट। मगर फिर ये था कि क्या इतना ही मेरा जिंदगी का मकसद था, बिकॉज आई वॉज सर्चिंग फॉर माई लाइफ पर्पस। तो वो गोल था, वो मुझे समझ में आया कि दैट वॉज गोल, इट वॉज नॉट माई लाइफ पर्पस टू बी अ रिसर्च साइंटिस्ट। ठीक है। फिर ये समझ में आया कि हाउ वुड आई मेक बेटर इम्पैक्ट टू द वर्ल्ड। भाई आप इस दुनिया में पैदा हुए, तो आप इसमें बेटर इम्पैक्ट कैसे कर सकते, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो मेरे जैसे कई लोग हैं जो सफर कर रहे हैं। मैं तो चलिए लकी था, ये सब होने के बाद भी मैं पढ़ पाया और आज अपने बारे में बोल सकता हूँ। आपके साथ भी आज अगर इंटरव्यू हो रहा है तो मैं बोल पा रहा हूँ, इसलिए हो पा रहा है। नहीं तो वो लोग बेचारे जिन्हें अपनी बीमारी भी अभी नहीं पकड़ पाए और उनकी शिक्षा भी पूरी नहीं हुई है, तो उन्हें कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। तो उनकी आवाज बनना है, उनके लिए लड़ना है, उनके जो अधिकार हैं, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, हमें उस चीज के बारे में बात करना है। तो ये मेरा लाइफ पर्पस बन गया। और रिसर्च साइंटिस्ट, बिल्कुल, और रिसर्च साइंटिस्ट बनने के समय मेरा ये था कि दुनिया की सबसे बड़ी R&D बनाऊंगा इंडिया के। ठीक है। तो अब क्योंकि लैब में काम किए थे, अब सब बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो आप माइक्रोपिपेट, माइक्रोस्कोप वाला, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और PCR मशीन, आपके ये सब चीज वैसा फैंसी लैब दिमाग में था। ऐसा बनाऊंगा बहुत बड़ा, शाइनिंग, एकदम हर जगह अपना स्पेसिफिक सेक्शन होगा। धीरे धीरे रियलाइज हुआ मेरा कि साहब, दुनिया की सबसे बड़ी R&D बनाने का मतलब ये नहीं कि एक बिल्डिंग खड़ा कर दो जिसके अंदर लैब बनाओ और उससे R&D बनो, बल्कि व्हेन यू ट्रेन योर यूथ टू इनोवेटिव स्किल्स, तो पूरी दुनिया एक
लैब हो जाए, राइट? यू डोंट नीड बाउंड्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर टू Correct. इनोवेट। आपको Correct. इनोवेशन करने के लिए बाउंड्री नहीं चाहिए। तो आज मैं जिन भी यूथ को ट्रेन करता हूँ, उनको मैं उन्हें उसी बाउंड्री लेस इनोवेशन के लिए कोशिश करता हूँ, और साथ में मेरा जो रेयर डिजीज और हीमोफीलिया के पेशेंट्स के लिए काम है वो चल रहा है। तो नाउ आई एम मोर पीसफुल। अब मुझे अगर परेशानी भी होती है तो मैं डरता नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि ऊपर वाले ने बड़े मकसद के लिए किया है, तो थोड़ा बहुत अगर मैं इधर उधर हो रहा हूँ तो हो सकता है इसलिए वो मुझे थोड़ा सा ब्रश अप कर रहा है। तो मैं उसी को वो लेके बोलता हूँ चलो ठीक है, तुम्हारा ही नाम लेके आगे चलता ये चल रहा है। That's really wonderful. और सॉल्यूशन तो तभी आता है ना जब हम समझ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है और अब हमको इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ना है। जब तक हम वो प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे तब तक सॉल्यूशन कहाँ से ढूंढें। और बिल्कुल सही कहा। जो आपने बात कही कि आप खुद के लिए तो कर ही रहे हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप दूसरों के लिए जो चीज कर रहे हैं। आई रियली हैट्स ऑफ टू यू कि मतलब आप मतलब खुद भी एक ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो जिसका इलाज एक तरह से हम कहें तो फुल फ्लेजेड इलाज अभी आज भी नहीं है, और आप दूसरों के लिए हेल्प कर रहे हैं। ग्रेट। सो अब मैं अगर बात करूं वो चीजें जिनके बारे में आप लाइफ में बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं? देखिए, जिंदगी में मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ एक बड़ा ही सिंपल जीवन जीने का, यानी पीसफुल लाइफ, राइट? एंड आई वांट टू स्प्रेड दैट। मैं उसी मैसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। और उसमें ये है कि लोग बोलते हैं कि कितना तुमने कमाया। कई बार मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसको तो करोड़ों रुपए भी मिल जाएगा तो सब दान दे देगा। वैसे वो पूरे गलत नहीं है। पहले होता तो मैं शायद पूरा ही दान दे देता, मगर अब थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद रियलाइज हुआ कि हाँ, थोड़ा सा अपने लिए बचा के रखना पड़ेगा, और बाकी दे दो। जितने की जरूरत नहीं है बाकी दे दो, जिसको जरूरत है असल में उससे बांट लो, ताकि वो भी एक अच्छी जिंदगी जी पाए, राइट? तो एक पीसफुल अच्छी जिंदगी जो है वही सबसे बड़ा पैशन होना चाहिए, राइट? उससे क्या है, फिर आप अपने फील में अपने हार्ट में आप लव फील करते हो और आप वही सबके साथ शेयर करते हो। तो आई एम पैशनेट अबाउट दैट, और उसी में सब चीज आ जाती है। जो मेरे जैसे और हैं रेयर वॉरियर्स, उनके लिए भी काम करना भी उसी का ध्येय है मेरे। माय पैशन इज टू दैट कि सब कोई एक अच्छा पीसफुल लाइफ जिए, बिकॉज देन तब क्या होगा, तब आप उन चीजों को कर पाएंगे जिसमें असल में आप जब पैसे के पीछे या अपनी परेशानी दूर करने के पीछे भाग रहे हो, तो असल में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। आपका जो पूरा पोटेंशियल है आप रियलाइज नहीं कर पा रहे, बट व्हेन यू आर एट पीस आप उस पोटेंशियल को रियलाइज करोगे। देयर इज अ डिवाइन इन एवरी वन ऑफ अस। तो वो डिवाइन को तो अभी तक हमने बुझा के रखा, कहीं छुपा के रखा है, तो उसको वो पीस चाहिए, तब वो बाहर निकलेगा, एंड देन वी विल मेक अ बेटर वर्ल्ड आउट देयर। तो यही है आज के डेट में, क्योंकि सब लोग अगर पीसफुल लाइफ के लिए फोकस्ड हो जाएं और ये सोचे कि भाई हम सबको उसका अधिकार है पीसफुल लाइफ का, तो जो हमारे आसपास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वॉर्स हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, वो सब अपने आप बंद हो जाते हैं। बस माइंड की बात है। बिल्कुल, आप उनके साथ बैठ के अगर किसी से आपका नहीं भी बनता है तो एक बार आप प्यार से, धैर्य से उससे बात करोगे, फिर नहीं समझ में आता तो भाई कानून है, यू हैव टू गो बाय द लॉ, तो आप उनको उस तरीके से करोगे। बट द मेन थिंग इज, अगर दोनों साइड लोग इसे रियलाइज करें कि एक पीसफुल लाइफ इंपॉर्टेंट है देन एक ग्रीडी लाइफ या फिर लालच भरा जिंदगी या लेविश लाइफ से इंपॉर्टेंट है। लेविश लाइफ क्या है? लेविश लाइफ में आप सोचते हो कि हमें जितने ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीज होंगे तो हम बेटर फील करेंगे, तो नहीं है ऐसा। अगर आपके पास महंगी गाड़ी है, घर है, तब भी आप पीसफुल नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है, राइट? मतलब अगर आपके पास पैसा है, फैमिली नहीं है, फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का लव नहीं है, तो वो पैसे की वैल्यू क्या है फिर? और दूसरा चीज, अगर आपके पास पैसा है और हेल्थ नहीं है, आप हेल्दी नहीं हो, आप बीमार हो, तो भी उस पैसे की कोई अहमियत नहीं है। वो सारा पैसा वैसे भी खर्च हो जाना है आपके इलाज में। बिल्कुल वही बात है। आप हर दूसरे दिन हॉस्पिटल जाएंगे साहब, तो किसको पसंद है हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन, राइट? कोई नहीं जाना चाहेगा जब तक बहुत जरूरत ना हो। करेक्ट। चलिए, ये तो आपने बहुत सही बात पकड़ी है, नफ्स पकड़ी है हम सब की, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर हम ये चीज समझ जाएं तो आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान तो वैसे ही हो जाएगा। और अगर हम बात करें आपके वर्क और एक्सपीरियंसेस को लेके, जिस बारे में हमने थोड़ा बहुत चर्चा कर ली है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा और विस्तार से बताएं कि किस तरह से आपने अपना करियर शुरू किया था, क्या किया, और आज की डेट में आप किन किन मुद्दों पर कहाँ पे किस तरह से काम कर। जी, तो देखिए, मुझे नहीं मालूम कि दूसरे लोग कब
अब स्टार्ट करते हैं। कई बार आज मैंने यूथ ऐसे देखे हैं जो अपना हायर स्टडीज भी कंप्लीट कर लेते हैं, पर फिर भी वो कंफ्यूज रहते हैं उन्हें करना क्या है जिंदगी। करेक्ट। मेरा, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं छोटा था तभी डिसाइड कर लिया था मुझे रिसर्च साइंटिस्ट बनना है, तो मैं उस हिसाब से पढ़ाई कर रहा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अचानक आई वाज इन 11th, मेरे को राइट पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो गया। अब Okay. मैं ऑलरेडी ब्लीडिंग डिसऑर्डर का पेशेंट हूँ, हाँ। तो ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर एक्सरे में भी पकड़ में नहीं आ रहा, स्पूटम टेस्ट में भी पकड़ में नहीं आया। मैं साल भर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ हूँ और हॉस्पिटल से छूटा हूँ, ब्लड चढ़ा है, मरते मरते बचा हूँ। तो जिंदगी यानी उस समय एकदम सबसे ऐसा मानिए लोवेस्ट पॉइंट था लाइफ का, जब ये लगता है कि भाई मैं जिंदा क्यों हूँ, जब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कोई कुछ एक्सपर्ट भी नहीं पकड़ पा रहा कि क्या हो रहा है इसके साथ। करेक्ट। राइट, तो ये चीज था। उसके बाद मैं वही बचा, तो मैंने आपको बताया, मैंने अपना लाइफ पर्पस जो मेरा था उसकी खोज में आ गया, क्योंकि मुझे फिर समझ में आ गया मैं ऐसे नहीं मरने वाला। मुझे मारने के लिए कोई बहुत ही बड़ा रीजन होगा तभी मैं मरूंगा उस तरीके से, नहीं तो ऐसे तो नहीं मरने वाला कि भाई बीमारी की वजह से ऐसे मर गया। हाँ। वो चीज नहीं है, मेरे को कोई पर्पस है। अब वो Correct. पर्पस क्या है वो ढूंढने निकला मैं। अब वो पर्पस के खोज में मैं धीरे धीरे फिर मैं अपनी भी खोज कर रहा था कि अब क्योंकि देखिए जब आप बीमार रहते हैं, आप उतना रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते, तो आप इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, आप उतना ज्यादा लोगों से बात नहीं करते बाहर, आप किसी भी कंपटीशन में उतना हिस्सा नहीं लेते। मैं भी नहीं लेता था, क्योंकि मेरे लिए ये चीज श्योरिटी नहीं थी कि मैं स्वस्थ रहूंगा। जिस दिन कंपटीशन है पता चला उसी दिन बीमार पड़ गया, तो फिर लोग कुछ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये सब चीज देखिए एक बच्चा है उसके दिमाग में चलता है। आप या तो काउंसलिंग करो या तो वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहाँ पे वो कॉन्फिडेंटली बता पाए अपने डर। करेक्ट। तो ये सब चीज मेरे मन में चलता था, मैं किसी को कुछ नहीं बोल पाता था ये सब चीज की ये मेरे मन में चल रहा है। बट मैं अपने आप को तो ऑब्जर्व कर रहा था कि मुझे ये सब चीज हो रहा है, और ये वाली चीजें शायद कुछ मेच्योरिटी बीमारी की वजह से पहले ही आ गई कि चीजों को समझने लगा मैं। फिर राइटिंग स्किल जो थी मेरी बेटर थी, और एक अवंतिका ऐसे राइटिंग कंपटीशन हुआ था, इंटरनेशनल ऐसे राइटिंग, ओके। उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिल गया। Great. ठीक है, मैंने बिना कोई उम्मीद किए मैंने बस, क्योंकि मुझे लिखना था, मैंने लिख दिया, और वो भी इंडो पाक रिलेशनशिप पे लिखा था। तो एंड आई गॉट अ गोल्ड मेडल इन माय कैटेगरी, और हमारे एरिया में जितने भी स्कूल थे उस कैटेगरी में आई वाज द ओनली वन हु गॉट गोल्ड। और तो आप सोचिए बाकी बच्चे जो स्वस्थ थे मेरे से, और उन्हें ज्यादा एक्सपोजर था, और दे वर मोर आउटवर्ड, आउटस्पोकन और कॉन्फिडेंट थे। हियर कम्स अ बॉय जिसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने वो कर लिया। फिर मैंने देखा कुछ टीचर्स दे वर हैप्पी विद माय सक्सेस, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट, कि आपको महसूस हो कि यू आर लव्ड एंड केयर्ड फॉर। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सक्सेस में खुश होते हैं, क्योंकि कई बार सिर्फ आप अपने लिए नहीं करते। देखिए अपने लिए क्या करोगे, कितना करो, राइट, बट अगर आप जो आपका केयर करता है वो आपके सक्सेस से खुश हो रहा है, तो आपको वो मोटिवेशन होता है। दैट वाज माय मोटिवेशन। डेफिनेटली। तो फिर मैं अपने स्किल पे और काम करना शुरू कर दिया फिर कि राइटिंग भी मुझे साइड बाय साइड करनी है। मैं लिखता भी था साइड बाय साइड, भले पब्लिश नहीं हो रहा था पर आई वुड राइट। तो और फिर जब मैं कॉलेज में आया, तो अब क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था, देखिए मैं ज्यादा किसी चीज में हिस्सा नहीं लेता था, बातें भी उतनी नहीं करता था। नाउ आई गेव माई सेल्फ ए चैलेंज, मिस्टर मनोज आपको ये करना है। अभी तक आप लोगों से अपने से जाकर अप्रोच नहीं करते थे, बात नहीं करते थे, आपको करना है, ठीक है। तो मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया इन कॉलेज, और फिर मैंने ये इंटरेक्ट करना शुरू किया। सो आई वाज स्टूडेंट चीफ कोऑर्डिनेटर फॉर एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करता था। मैं स्टूडेंट चीफ कोऑर्डिनेटर था, सोचिए ग्रेजुएशन में मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। तो मैं बाकी बच्चों को कोऑर्डिनेट करके, बाकी मेरे इवन वहाँ पे वर्कशॉप भी हुआ था जिसमें मेरे साथ के और मेरे सीनियर भी थे, एंड आई वाज द वन हु वाज कोऑर्डिनेटिंग। तो उन्हें मेरी बात मुझे मनवाना भी था, ये भी नहीं कि भाई ऐसा बात करो कि पता चला बात नहीं। तो देयर आई टुक इट एज दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं मैनेजमेंट स्किल अपने बेटर कर सकता। तो मैं उस चीज पे भी फोकस कर रहा था। तो एक छोटी छोटी एक्टिविटीज जो मैं साथ में कर रहा था, पढ़ाई तो कर ही रहा था, पर ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें मैं कर रहा था उसमें मैंने अपने मैनेजमेंट स्किल पे भी काम किया। दिस वाज ऑल इन मी। मैं किसी को नहीं बता रहा था कि मैं देखो इस पे ये काम कर रहा हूँ अपने ऊपर। आई नेवर टोल्ड एनीवन, बट इन एक्टिविटीज के साथ मैं अपने ऊपर काम कर रहा था, क्योंकि मुझे ये चीज मालूम था कि आगे जो वर्ल्ड है वो स्कूल कॉलेज के लाइफ से टोटली डिफरेंट है। yes. ये चीज मालूम था।
और मैं देखिए मेरे पापा एनटीपीसी में थे, तो एनटीपीसी के टाउनशिप में पढ़ा था वहीं के स्कूल में, और टाउनशिप से भी बहुत कम बार बाहर निकलता था, तो बाहर की दुनिया उतनी तो देखी ही नहीं थी मैंने। और कॉलेज में ही फर्स्ट एक्सपोजर था, फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट एन बाहर एक्सपोजर जाने का। कि भाई इतने बाहर जाने का, और ऐसे ऐसे लोग हैं साहब वहाँ, जो आपसे मीठा बात करेंगे मगर फिर आपके पीठ पीछे आप ही का गला काटने की तैयारी रखेंगे। तो ये भी करेक्ट। चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि उनसे भी कैसे आपको मुस्कुरा के बात करना है, गुस्सा नहीं होना है। मैं कई बार पहले ज्यादा गुस्सा हो जाता था, तुरंत मेरा जो लेवल था ऐसे बढ़ जाता था, पर फिर हॉस्टल में आपके इर्द गिर्द कई लोग हैं, अब वो लोग एक साथ अगर आपको टीज कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, कब तक गुस्सा होगी, कब करेक्ट। तक उस चीज को कर रहोगे। सो दैट वाज आल्सो अ लर्निंग कर्व, जिसे मैंने अपने आप को यूज किया कि भाई हाँ, नाउ आई नीड टू कंट्रोल माय एनर्जी, अपने एनर्जी को मैनेज करके चैनलाइज करना है सही तरीके से, और कैसे अपने आप को तैयार करना है। दैट वाज हाउ आई वर्कड ऑन इम्प्रूविंग माय स्किल्स। और Correct. फिर अपना साइड बाय साइड, हमारे भले कंपल्शन नहीं था देखिए ट्रेनिंग के लिए, पर मैंने ग्रेजुएशन में भी ट्रेनिंग की, और जाके अलग अलग जगह हॉस्पिटल पैथोलॉजी में मैंने 2 महीने का काम सीखा। फिर उसके बाद आपका आयंगर फाइकोलॉजी लेबोरेटरी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, वहां पे साइनोबैक्टीरिया पे जाके काम सीखा। ठीक है, मेरे बायोटेक से रिलेटेड है, तो मैं वो सब चीज जानना चाह रहा था। भले Correct. मेरे हीमोफीलिया पे काम करने के लिए वो नहीं था उस समय, पर साइनोबैक्टीरिया हैड यूज, तो आज मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूँ कि वो बायो फर्टिलाइजर की तरह भी यूज हो सकता है, बायो रेमिडिएशन के लिए भी यूज हो सकता है, एंड इवन कॉस्मेटिक्स में यूज हो सकता है। तो इसके बहुत सारे यूज हैं, तो आई हैव इन एक्सपोजर ऑन। उसके बाद फिर अपने मास्टर्स में डिसर्टेशन मैंने पीजीआई लखनऊ से किया, जहाँ पे मॉलिकुलर लेवल पे साइटोजेनेटिक्स एंड मॉलिकुलर जेनेटिक्स पे काम करने का मौका मिला। Great. तो इस तरीके से मैंने अपने आप को, क्योंकि मुझे साइंटिस्ट बनना था, तो प्रैक्टिकल हैंड भी ठीक होने चाहिए, तो मैं लैब में भी प्रैक्टिकल किया, थ्योरी भी अच्छा रखा, एंड अपने आप को प्रैक्टिकली बेटर करने के लिए कि नया क्या चल रहा है और असल में जो फील्ड है वहाँ क्या काम हो रहा है, तो जाके वहाँ पे ट्रेनिंग भी ली, तो Correct. अपने आप को अपडेट रखा। और मीनवाइल जो एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहा था, वहाँ पे मैनेजरियल स्किल जो है उस पे जरूर फोकस कर रहा था, कि Right. क्योंकि दोनों चीज आनी चाहिए आदमी को बैलेंस में, आप Correct. टेक्निकली भी Oh. साउंड हो और मैनेजर होने का भी आपके अंदर स्किल हो, क्योंकि आपको ग्रो करना है। ग्रो नहीं करना है एक ही जगह लैब में रहना, तो आप टेक्नोलॉजिस्ट या फिर ऐसे टेक्निकल सपोर्ट रह जाओगे। तो Correct. ये चीजें थी। कुछ इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स वगैरह का भी अप्लाई किया, कुछ में फर्स्ट राउंड में क्लियर किया। मैंने आईएलएस इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल जर्मनी में, उसके लिए पीएचडी के लिए मैंने दिया था उसमें, तो फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया, मगर क्योंकि मेरे पीजी तक कोई रिसर्च पेपर नहीं थे उस समय, Okay. किसी ने बताया नहीं था, सीनियरों ने भी नहीं, और ना तो हमारे कॉलेज में हमारे लेक्चरर्स ने बताया था। अदरवाइज आई वुड हैव ट्राइड फॉर रिसर्च पेपर ड्यूरिंग माय एकेडमिक्स ओनली। तो Correct. वहां पे फिर मेरी छटनी हो गई कि फर्स्ट राउंड, मगर दैट वाज एन अचीवमेंट। देखिए किसी के गाइड के बगैर मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पीएचडी करने के लिए, दैट वाज अ बिग इनफ अचीवमेंट, और छोटे Correct. शहर से आया Correct. राइट। तो And that मेरे is लिए not वो, easy. बिल्कुल इट्स नॉट एट ऑल इजी, और आपको क्योंकि वो काफी स्क्रूटनाइज करते हैं, आप इतना आसान नहीं होता है। तो अदरवाइज अगर मैं वहां पे सेकंड राउंड क्लियर हो जाता तो शायद मैं आज डॉक्टरेट होता और जर्मनी से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पीएचडी करके आया होता, पर प्रोबेबली लाइफ हैड इट्स ओन वे ऑफ मेकिंग यू बेटर, राइट। तो Correct. वो नहीं हुआ, वो एक्सपीरियंस तो है ना मेरे पास, और मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। मेन चीज ये है कि मैं कर सकता हूँ, ये चीज भी Right. बहुत जरूरी है। तो फिर उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया नोएडा में बायोटेक कंपनी में, वेयर 2.5 years में मुझे 2 प्रमोशन मिले। आई ज्वाइंड एज ए जूनियर रिसर्च एसोसिएट, तो 2 प्रमोशन मिले, सीनियर रिसर्च एसोसिएट एंड जूनियर रिसर्च साइंटिस्ट। उसके बाद फिर मेरा ये था कि मेरा जो जगह है, अब मैं देखिए हीमोफिलिक और हमारे जो मेडिसिन है काफी कॉस्टली आता था, हमारे सिंगरौली में उस समय फैक्टर नहीं था, तो आई हैड टू टेक अ डिसीजन कि भाई क्या करना है तुमको, क्योंकि हमेशा नौकरी तो नहीं कर सकते। प्राइवेट नौकरी में आपको कभी तबीयत खराब हो गई तो प्राइवेट वाले बोल देते हैं ओके टाटा बाय बाय, वो हाँ. नहीं देखते कि आपको आपके लाइफ में स्ट्रगल है, ये है, एंड देयर इज नो लीगैलिटीज टू एक्चुअली प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दोस थिंग्स इन द प्राइवेट Correct. सेक्टर। तो मेरा ये था कि साहब अपना बिजनेस करेंगे तो उससे क्या रहेगा, आई विल हैव फ्रीडम टू टेक माय डिसीजंस एंड फ्रीडम टू वर्क, और उतना पैसा भी रहेगा अपने बिजनेस में कि मुझे चीजों की तकलीफ नहीं हो। तो एंड अगेन अब मेरा डिस्ट्रिक्ट नया बना था,
तो मैंने बोला कि इससे बेटर और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव लॉट मोर पॉलिसीज और स्कीम्स जो उनको आती हैं वहाँ के लोगों को सपोर्ट करने के लिए। और हम 3-4 जगह से लगे हुए हैं, बॉर्डर एरिया है। सिंगरौली आपका उत्तर प्रदेश से भी लगा है और आपके छत्तीसगढ़ से भी लगा है, मध्य प्रदेश तो है ही, और कुछ डिस्टेंस में झारखंड भी लग जाता है। तो इट इज आइडियल प्लेस टू स्टार्ट अ बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहें। तो वही बायोटेक का जो काम सीखा था मैंने अपने घर पे ही लैब डालने की कोशिश की, बट यहाँ के हिसाब से मैं 10 साल आगे था। अब जाके थोड़ा सा बच्चे रिसेप्टिव हैं यहाँ पे और पेरेंट्स रिसेप्टिव हैं कि हाँ ये चीज सीखना चाहिए। उस समय उतना वो सपोर्ट भी नहीं था और ये वाली चीज है। तो वापस फिर दिल्ली गया मैं और एक हेल्थ केयर कंपनी में एज ए सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर ज्वाइन किया, और उनके 6-7 सेंटर्स थे पैन इंडिया में, फ्रेंचाइज। तो उनको वहाँ के भी जो बिजनेस डेवलपमेंट वाले थे उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनको मैनेज करना। एंड बिकॉज आई हैड राइटिंग स्किल्स पहले से, तो उनके ब्रोशर्स और ये सब चीज अपडेट करना। कुछ चीजें मैंने ये देखी कि वहाँ पे उनके आईटी विभाग उनको बेवकूफ बना रहा था, काम स्लो होता था उनका, यानी ब्रोशर्स में कुछ अपडेट करना है तो बस 2-4 शब्द बदलने होते थे, तो आईटी डिपार्टमेंट पूरा दिन लेता था या 2 दिन ले लेता था, जिससे काम स्लो चल रहा है बस, मगर वो दिखाते थे कि काम चल रहा है। काम बहुत हो रहा है, काम बहुत है, राइट? हाँ बिल्कुल। तो मैंने बोला भाई ये किस तरीके का काम करने का तरीका है, मुझे आज भी पसंद नहीं। इफ यू आर एन एक्सपर्ट तो दिखाओ यू आर एन एक्सपर्ट। अगर मैं एक नेब हूँ, नौसिखिया हूँ, और मैं 2 दिन में उस काम को कर रहा हूँ, यू आर एन एक्सपर्ट, तो आपको उससे 2 घंटे में कर लेना चाहिए। तो ये वाली चीज है। तो मैं आईटी वाले के पास बैठ के मैंने वो भी चीज देखी। हाँ भाई कैसे करते हो, ठीक है सीख लिया। फिर मैंने बोला यार ये 5 मिनट का काम ये पूरा दिन लगाता है, किस तरीके से है। तो आई लर्न एंड उसको जो भी अपडेशन था मैं अपने लेवल पे कर लेता था, आईटी डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड ही नहीं कर, वो चीज मैं खुद ही करके अब फिर आईटी डिपार्टमेंट देता था, अब इसको अपलोड कर दो, आप फाइनल काम करो। बाकी वो सब चीज मैंने कर दिया है, तो वो चीज ज्यादा टाइम नहीं लगता था। तो ये है, कुछ चीजें नई चीजें सीखी भी मैंने और इससे एक्सपीरियंस भी लिया। एंड अगेन बट ये था कि वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, जैसे मैंने आपको ये एक एग्जांपल ये दे दिया। दूसरा क्या है कि सीनियर्स जो थे उन्हें पसंद नहीं आता था कि इतना एफिशिएंटली काम करना पसंद नहीं था, क्योंकि वर्कलोड आता है ना, आप जब चीज फास्ट करते हो तो ज्यादा वर्कलोड आता है। तो जिनको कम काम करने का आदत है तो उनके लिए आप पसंद नहीं आते हो। तो ये चीज था। तो फिर 10 महीने मैंने वहाँ काम किया, छोड़ दिया वहां से भी। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि साहब, और क्योंकि लास्ट में फिर क्या हुआ, मेरे एंकल में ब्लीड हो गया और इतना स्वेलिंग हो गया था, पैर तक नहीं रखा जा रहा, एंड 15 दिन तक मैं ऑफिस नहीं जा पाया। तो फाइनली वहां पे बोल दिया कि आप कुछ और देख लो। तो मैंने बोला ठीक है देख लूंगा, कोई बात नहीं। वैसे भी मेंटल पीस नहीं मिल रहा था आपके यहाँ, तो कोई बात। देन आई ट्राइड कपल ऑफ मंथ्स की हाँ कुछ जॉब देखा जाए, मगर फिर मार्केटिंग वाला हमारे लिए जॉब नहीं था, देखिए क्योंकि हमारा हेल्थ वैसा है नहीं कि मार्केटिंग के लिए भागा दौड़ी कर सके, राइट। तो फिर राइटिंग स्किल था ही, तो फ्रीलांस कंटेंट राइटर का काम शुरू किया कि लेट मी स्टार्ट राइटिंग। तो उस फील्ड में एंटर किया मैंने, और उसके साथ साथ क्योंकि मैं देखिए एक्सपीरियंस तो ट्रेनिंग देने का पहले से ही था, वो बायोटेक का था, उसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स और ये सब भी चीजें फिर देना शुरू किया। तो दैट जर्नी स्टार्टेड कि भाई ये मेरा करियर इस तरीके से रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब मैं सिंगरौली में था तो सेडमैप जो सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट मध्य प्रदेश है, उसके लिए एज ए गेस्ट फैकल्टी या ट्रेनर आप मानिए बन के मैंने यहाँ पे जो पॉलिटेक्निक आईटीआई वाले हैं उन लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी। और उस समय 2012-13 में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनके रिवाइवल के लिए काम किया। और अभी इस साल दूसरे एनजीओ के साथ मिलके उन्हीं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ऑयस्टर मशरूम की ट्रेनिंग दी। दैट इज अ पार्ट ऑफ रूरल लाइवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम। तो मैं डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, उनकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है, वो भी जानने को मिल गया, जो अदरवाइज हम पढ़े लिखे भले हों पर हमें पता नहीं होता है कि कहाँ क्या चीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हमारा सही में बेटर हमारे स्किल का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है कि मैं और महिलाओं को जो ग्रामीण क्षेत्र की हैं उन लोगों को सशक्त बना रहा हूँ और इकोनॉमिकली वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पा
पाए। तो इससे बेटर और क्या हो सकता है? बहुत बेहतर काम है ये, इससे बेटर तो कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। और यूथ जो है उन्हें असल में गलत दिशा में रखा जाता है हमेशा। उन्हें बोला जाता है 1 2 3 4 यही काम है, इसी के लिए तुम अपना प्रयास करते रहो, पॉलिटेक्निक ITI यही करते रहो, भले ही इस एरिया में उतना जनरेशन ही नहीं हो रहा है जॉब आपका। तो अब हम काम कर रहे हैं उस पे कि यहाँ पे बड़े शहरों में लोग क्रिएटिव लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग दैट सेम थिंग जो मैं दिल्ली में ऑर्गेनाइज कर रहा था यहाँ पे भी। और इस 18 तारीख को 18 दिसंबर को हम अपना पहला ओपन माइक यहाँ पे करने जा रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव गॉट फ्यू परफॉर्मर्स ऑलरेडी, बच्चे और बड़े दोनों आ गए हैं हमारे पास। तो दिस इज गोइंग टू बी श्री गणेश फॉर दैट। और हम आने वाले समय में कोशिश ये है कि बड़े लेवल पे इवेंट ऑर्गेनाइज करके यहाँ पे जो क्रिएटिव टैलेंट्स हैं, अगेन देखिए सिर्फ एक चीज में नहीं, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी और इन सब चीजों में क्या होता है, आप एक आदमी नहीं, उससे जुड़े ऑर्गेनाइजिंग में जितने भी लोग हैं सबको आप एम्प्लॉयड करते हो, सबके घर चलाने में मदद करते हो। और इसी के माध्यम से हमने क्या किया, हमारे जो डिसेबल लोग हैं और पीपल विथ रेयर डिजीज है, उनके भी क्रिएटिव टैलेंट्स हैं, तो उन्हें भी इसी प्लेटफॉर्म पे ले आए। तो दे आर बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर टैलेंट। मेन चीज ये है। और साथ में अवेयरनेस भी चल रहा है कि किस तरीके की कंडीशन होती है, आप राइट एनवायरनमेंट दीजिए, दे आर ऑल्सो केपेबल एज यू आर, सो दे डिजर्व देयर डिग्निफाइड। तो ये मेरा जर्नी है, इस तरीके से किया मैं। ग्रेट। तो अब अगर मैं शॉर्ट में ही आपसे पूछूं कि अगले 5 से 10 साल में आपका विजन, मिशन, गोल क्या है, तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका उन चीजों को लेके? ये सब जो आप काम कर रहे हो, आप कहाँ तक लेके जाना है अगले 5 से 10 साल में? देखिए अगले 5 से 10 साल, अगले 5 साल का पहला तो ये फोकस है मेरा कि जो हमारे क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है उसके कम से कम 5 शहरों में उसका अपना खुद का पूरा फैसिलिटी होगा। ठीक है, क्योंकि हम पब्लिशिंग भी कर रहे हैं, तो पब्लिशिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट दोनों साथ में चलेंगे, तो उनको एस्टैब्लिश करना है। और उसी के साथ हमारा जो अवेयरनेस वाला कैंपेन है वो चलेगा। एंड मेरा टारगेट है कि मैक्सिमम अवेयरनेस। अभी हमने क्या है कि 12 पेशेंट यहाँ हमारे सिंगरौली जिले में रजिस्टर किए हैं, जिसमें से एक पेशेंट ऐसा था जो अभी डायग्नोस हुआ है, और कुछ को पहले से पता था पर उसको कैसे मैनेज करते हैं नहीं मालूम था। तो बेटर अवेयरनेस और बेटर मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज ये करना है, और जो ऑलरेडी डायग्नोस्ड हैं उनके एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड लाइवलीहुड के ऊपर काम करना है। तो कम से कम आने वाले 5 साल में मैं चाह रहा हूं कि मोर देन 200 to 300 पीपल विथ रेयर कंडीशन उनको एम्पावर लेवल तक लेके जाऊं, ताकि वहां पे आप मनोज कुमार सिंह का इंटरव्यू नहीं लेंगे, आप उन लोगों का ले रहे हैं। मनोज कुमार सिंह पीछे होंगे, वो आगे होंगे, काम करेंगे। दिस इज द स्पिरिट, क्योंकि यही है इंस्पिरेशन। हम इसी को कहते हैं कि आप किसी को इंस्पायर करो, फिर वो कुछ ऐसा काम करें जिससे वो किसी और को इंस्पायर कर पाए। और मेरा ऑब्जेक्टिव लाइफ में यही है कि हम कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि लोग इंस्पायर हो और वो और लोगों को इंस्पायर कर पाए। जी जी, ग्रेट। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके जो जर्नी रही है पर्सनली, प्रोफेशनली, उसमें से कुछ 2-3 चीजें जो आपको लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स हैं। पर्सनली तो देखिए, मैं आपको वही आपको बताया, 11th में मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गया था और आई वेंट वेरी लो। उस समय मैं ऐसे पॉजिटिव आदमी था हमेशा से, मगर उस समय ये था कि भगवान को मैंने फाइनली बोला था कि ले चलो, मेरे वजह से मेरे घर वाले परेशान हैं। और दिवाली, अंधेरी दिवाली थी और बाहर पटाखे फूट रहे थे, उसकी आवाज आ रही थी। मम्मी मेरे पास थी, मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ था, मुझे ब्लड चढ़ रहा था। एंड घर में जो भाई बहन थे वो सब भी बेचारे खुशियां नहीं मना पा रहे थे, जो उनका हक था खुशियां मनाना, राइट। तो अब ऐसी कंडीशन थी, तो उस समय मैंने ये बोला था कि भाई मुझे ले चलो, बट नहीं ले गए। वो बोले कि तुमको रहना है। तो अब मैं आगे हूँ। दैट वाज वन लाइफ लेसन। उससे पहले मैं 5th क्लास में था। अब क्योंकि देखिए हेल्थ के इशू की वजह से मैं जा नहीं पाता था, तो कभी अब जैसे समर वेकेशन शुरू होने वाले हैं, तब 1-2 दिन बचे हैं, अब ठीक हूँ तब जाऊंगा ना भाई, अब चाहे 1-2 दिन बचाओ तो जाऊंगा ही। तो मेरे साथ के कुछ फ्रेंड थे, उन्होंने मजाक उड़ाया, 2 दिन और नहीं आते तो तुम डायरेक्ट छुट्टी के बाद आ सकते थे, काहे को आ गए। तो वो चीज बुरी लगी थोड़ी सी, मगर फिर उसके बाद मैंने बोला कि यार इन लोगों को पता ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्ट, तो क्या ज्यादा बुरा मानना। मगर जो मेरी क्लास टीचर थी वो काफी सपोर्टिव थी। मैं
मैं उस समय हम लोगों के मंथली टेस्ट होते थे, तो एक सेकंड मंथली टेस्ट में आई स्टूड फोर्थ। तो उन्होंने क्लास में अनाउंस किया एक लड़का है जिसमें कैपेबिलिटी है टॉप 3 में आने की। ठीक है, नाम मैं उस समय नहीं लिया, बाद में जब कॉपी बांटते हैं ना, नंबर बताते हैं, तब उस समय उन्होंने बताया कि दिस इज मनोज, मनोज तुम कर सकते हो। और उनके चेहरे पे जो स्माइल थी ना मेरे नाम लेके, दैट वाज इनफ। रेणुका मैम है, दैट वाज इनफ। फिर थर्ड मंथली टेस्ट में साहब मैं थर्ड आया, उसके बाद मैं पीछे नहीं। ठीक है, कितना भी तबीयत खराब रहे मैं टॉप 10 में ही रहता था। और लोग अचंभव में रहते थे कि ये कैसे आ रहा है, किस तरीके से नंबर लेके आ रहा है। दैट वॉज ऑल्सो लाइफ लेसन कि अगर कोई सपोर्ट करता है आपको, ज्यादा नहीं, उसको कुछ और कुछ सपोर्ट नहीं करना है, बस आपको इमोशनली सपोर्ट हल्का सा मिल गया तो यू कैन अचीव अ लॉट इन योर लाइफ। तो वो चीज आपको करना है। एंड इसी तरीके से कॉलेज टाइम में भी कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हुए जब मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा था, तो मुझ पे विश्वास करके मुझे एक पूरा, आप सोचिए, स्पोर्ट्स का एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट पूरा A to Z मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। तो इतना विश्वास और इतना वो चीज जब मिला तो आई ट्रांसफॉर्म्ड माई सेल्फ, राइट। मेरे अंदर वो लीडरशिप की जो क्वालिटी कहीं पे थी, शायद उन लोगों ने देख ली थी, तो वो निकल के आई। तो दीज थिंग्स हैव हेल्प। और प्रोफेशनली ये देखा मैंने कि आप कई बार क्या है कि हम क्या करते हैं, अपने काम में इतना खुश हो जाते हैं, फिर प्रोग्रेस नहीं देखते एंड कई बार डरते हैं कि अगर ये जॉब छूट गया दूसरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो हम अपना जो फुल पोटेंशियल है वो रियलाइज नहीं कर पाते। तो कहीं पे बीच में एक बार ऐसा मैं भी स्टक हो गया था, मगर फिर उस चीज से छूटा कि भाई नहीं, यू शुड नॉट ड्रीम लेस और कॉम्प्रोमाइज ऑन योर पोटेंशियल। करेक्ट, आपको ड्रीम बड़ा ही करना पड़ेगा। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन उस पोटेंशियल को नहीं रियलाइज कर सकता, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो नहीं करेगा। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा दिन रहने का भी नहीं। तो आपको आगे बढ़ना है तो वर्क विद दैट ऑर्गेनाइजेशन जिसका विजन क्लियर है कि हमें भैया इस समय के बाद इतना ऊपर जाना है, तो दे विल अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। और आप कुछ अगर उसमें पॉइंट ऑफ व्यू नया लेके आते हो तो वो उसको भी सुनेंगे। दे विल नॉट निग्लेक्ट यू कि भाई तुम साइड हट, तुमको क्या मालूम। बस आज के डेट में जो यूथ भी आ रहा है, दे नो अ लॉट एंड दे हैव आइडिया। तो उस चीज का, तो दीज वर सम लाइफ चेंजिंग इवेंट्स इन माय लाइफ। वंडरफुल, दैट्स सो वंडरफुल। तो अगर हम बात करें, जैसे आप हेल्थ सेक्टर में काफी टाइम से काम कर रहे हैं और कई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे भी काम कर रहे हैं, तो आज की डेट में अगर हम बात करें, लोग अपनी हेल्थ को लेके काफी इग्नोरेंट हो गए और कई बारी वो अपने हेल्थ को लेके इतना इग्नोरेंट हो जाते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते अपने खान पान पे, एक्सरसाइज पे, जिसकी वजह से कई हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो आपका क्या विचार है कि इसको लोगों को किस तरह से समझना जरूरी है और क्या पॉइंट्स हैं, जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, जो उनके जानने जरूरी है कि हाँ ये एक ट्रिगर पॉइंट आ गया, अब आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना मैंडेटरी है। जी, मेरे से बेटर देखिए कोई समझ नहीं सकता हेल्थ का इम्पोर्टेंस, राइट। क्योंकि आई एम बॉर्न विद हेल्थ कंडीशन। तो अब बीच बीच में, और मैं भले अच्छा भी रहूं अपने आप के, अपने डाइट पे भी ध्यान रखूं और रेगुलर एक्सरसाइज भी करूं, तब भी मेरे को उससे रिलेटेड थोड़े बहुत इशू होने ही होने, राइट। तो अब जिसको भगवान ने एक अच्छा स्वस्थ शरीर दिया है और एक अच्छा स्वस्थ मन दिया है, क्योंकि आज के डेट में मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं उस चीज पे भी। कई बार पीपल आर इनविजिबली सफरिंग क्योंकि वो अभी तक फिजिकली बॉडी पे नहीं आया, मैनिफेस्ट नहीं किया है। आप खाना तो खा रहे हैं, आप सो तो रहे हैं, आप काम तो कर रहे हैं, पर दिमाग बेचारा कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है और उसके वजह से धीरे धीरे स्लोली जो हमारे हार्मोन्स है, हमारे और बायोकेमिकल्स है, दे गेट डिस्टर्ब एंड उसके वजह से मैनिफेस्ट होते हैं बहुत सारी बीमारी। तो अब ये है कि इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज अ बेस्ट ट्रिगर दैट यू शुड नोटिस और बी माइंडफुल कि भाई कुछ तो गड़बड़ है कि मैं एंजॉय नहीं कर रहा। क्या ये फिजिकली है, क्या ये मेंटल है? कई बार क्या है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है अपने लाइफस्टाइल में, बस थोड़ा बहुत चेंज करना है। यानी आज के डेट में भाई मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, तो वी आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑनलाइन। भाई स्क्रॉल करो स्क्रॉल करो स्क्रॉल करो, यूजलेस कंटेंट को भी स्क्रॉल करो, तो उसका क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं है लाइफ में। कभी कभार एंटरटेनमेंट यस, बट हर समय 24 घंटा आपको एंटरटेनमेंट अगर चाहिए तो भाई साहब, या तो आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है जहाँ पे आप रिव्यू करते हैं, तब तो ठीक है कि उससे पैसा आ रहा है। अदरवाइज आपके लिए हर समय, यानी 1 घंटा 2 घंटा मूड फ्रेश करने के लिए मैक्सिमम, 2 घंटा भी बहुत बोल दिया, क्योंकि अगर आपको 2 घंटे मिलते हैं तो 1 घंटा आप
मूड फ्रेश कीजिए, 1 घंटा वर्क ऑन योर स्किल्स, क्योंकि वो आपको हेल्दी भी रखेगा। बिकॉज Correct. लेट्स से आप कोई नॉन टेक्निकल आदमी, नॉन आईटी आदमी, तो आप कोई एक छोटा सा आईटी से कंप्यूटर से रिलेटेड लैंग्वेज सीख लीजिए, कोडिंग वाला, आपका दिमाग लगेगा उसमें, शार्प होगा, क्योंकि आप कुछ नया कर रहे हैं। सो Correct. दैट विल मेक यू हैप्पी ऑल्सो, राइट। तो और कई बार क्या होता है, आप ये देखिए कि आदमी स्ट्रेस्ड होता है और आपके चेंजेस आ रहे हैं, तो आपके हाथ पांव के जो नसें हैं ना, वो टाइटन्ड हो जाती हैं, या फिर आपको थोड़ा सा कई बार ये रहता है कि खिंचाव महसूस होने लगता है ज्यादा जोड़ों में या फिर पैरों में, हाथों में। कई बार सिटिंग कंडीशन की वजह से, अब आजकल तो डेस्क वाले काम ज्यादा है, तो आप Right. ऐसे हंच करके बैठे रहते हो, हाँ. तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो आपको उन सब चीजों के छोटे, ये बॉडी स्पीक्स टू यू, पर हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो हमें इस चीज के लिए थोड़ा सा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना पड़े कि व्हाट इट फील्स टू बी इन गुड हेल्थ। अब गुड हेल्थ का मतलब ये है कि बॉडी भी अच्छा महसूस कर रहा है और मेरा दिमाग भी अच्छा महसूस कर रहा है, ओवरऑल आई एम फीलिंग हैप्पी, राइट। तो आप उस चीज के लिए माइंडफुल होना शुरू करें एंड स्टार्ट पुटिंग दिस इनटू योर चिल्ड्रन ऑल्सो, कि बेटा आपको कैसा महसूस हो रहा है। अगर आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है तो किस तरीके का, कम एंड टॉक टू, आके बात करें। इसे एक कल्चर बना ले, ये हमारी सभ्यता का एक हिस्सा हो जाए कि आपका शरीर और आपका मन ये जो है अच्छा होना चाहिए। आप खाना अपना डाइट स्किप ना करें। कई बार हम मीटिंग रहती है, अरे क्लाइंट है यार, इतने दिन से उसके पीछे पड़ा था मैं, आज जाके उसने मीटिंग दिया और उसी टाइम मेरा खाना टाइम है, खाना चाहने दो, बाद में खाएंगे मीटिंग के बाद, राइट। यार साहब कुछ एक लाइट स्नैक ले लो, राइट, लेट द स्टमक गेट समथिंग टाइम पे, राइट। उस क्योंकि मेटाबॉलिज्म है ना, वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर आपको कई लोगों के वो बाउल के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, आपके गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकती है या फिर और भी कई कंडीशन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। तो उसकी वजह से फिर तो आप कोई काम ही नहीं कर पाओगे। क्या मतलब, एक क्लाइंट के पीछे आपने अपने जो मेन सिस्टम है उसको गड़बड़ कर लिया और वो कितना भी पैसा दे वो क्लाइंट, वो ठीक नहीं होने वाला आपका। आप क्या करोगे, वो पैसा आपको क्यों चाहिए? टू एंजॉय लाइफ, टू फुलफिल व्हाट योर फैमिली नीड्स, राइट। और अगर आप वो पैसा आएगा और फिर उसको इलाज में ही डाल दोगे तो व्हाट्स द यूज ऑफ इट, व्हाट्स द यूज ऑफ अर्निंग दैट मच मनी, कोई मतलब नहीं है। वो तो फिर वेस्ट ही है ना, पैसा वो तो वेस्ट है। वो तो ऐसा आया कि भैया आया, आपने पाइपलाइन लगा दी है, इधर से डाला और वो उधर गया मेडिकल वालों के पास सीधे से। तो इट्स बेटर कि आप अपना थोड़ा सा चिंता मत करिए उसको, बल्कि रूटीन में डाल दीजिए, खुश रहिए और माइंडफुल रहिए कि मेरा माइंड और मैं खुद अंदर से अच्छा महसूस कर रहा हूँ ना, अच्छा महसूस कर रही हूँ। और अगर फैमिली के अंदर भी ऐसा है कि एक दूसरे से मिलकर रिलेशनशिप, वो वाइब्स गड़बड़ हो रहे हैं कि अभी मैं अपनी बीवी से नहीं बात कर रहा, या मेरे बच्चे मेरे से बात नहीं कर रहे, या ऐसा कुछ हो रहा है, तो सिट एंड टॉक टू ईच अदर। करेक्ट। क्योंकि इस चीज को जब तक आप कल्चर नहीं बनाएंगे, स्वास्थ्य एक अच्छा स्वास्थ्य कल्चर होना चाहिए। इट शुडंट बी समथिंग कि यू हैव बीन एंथ्रस्टेड अपॉन, यार इसको जबरदस्ती करो। करेक्ट। स्वस्थ रहना आपका अधिकार है, राइट। अभी हमने कुछ दिन पहले बात किया था राइट टू, हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू हेल्थ भी है, गुड हेल्थ। करेक्ट। जब आप गुड हेल्थ के साथ पैदा हुए हैं, करेक्ट, इट इज योर ड्यूटी टू मेंटेन दैट गुड हेल्थ। करेक्ट। और आज की डेट में वर्क लाइफ बैलेंस इतना खराब हो गया है कि जो डिसीज एक इंसान को 60 साल के बाद हुआ करती थी, वो भी सभी को नहीं, कुछ को, वो आज काफी कॉमन हो गई है। मतलब हार्ट अटैक, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, बैक के इश्यूज, वीकनेसेस, ये सारी चीजें पहले 60 प्लस जाके होना शुरू होती थी, कुछ लोगों को होती थी। वो भी आज की डेट में आप कॉमन नहीं देख लीजिए, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा। देखिए, मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, अपने लाइफ से ही बता रहा हूँ। हम छोटे थे, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी आप इमेजिन कीजिए, जब आप छोटे थे तो ज्यादा हरियाली थी, बारिश का जो साइकिल था, रेन का साइकिल था, वो भी टाइम पे था, ठंडी भी उसी तरीके से आती थी, गर्मी भी थोड़ी सहन वाली थी। अब जब हम लोग थोड़े से, हमारे दाढ़ी वाड़ी पक गई हल्की सी, ठीक है, तो अब हम जो समय देखते हैं, ये तो साइकिल सब डिस्टर्ब हो चुके हैं, नेचर के जो साइकिल है, राइट। और जो हमें उस समय खाने में स्वाद आता था, राइट, वो स्वाद अब नहीं आ रहा, यानी कुछ कहीं पे क्वालिटी हैज बीन डिटोरिएटिंग। ये पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, पोल्यूशन का प्रॉब्लम है। प्लस ये है कि स्ट्रेस, आज की डेट में तो छोटा सा बच्चा जो है उसको स्ट्रेस हो रखा है, ठीक है, चुन्नू मुन्नू, जिसको खुश रहना चाहिए, खेलना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए दुनियादारी के बारे में, वो बेचारा टेंशन में है और वो सोच रहा है दुनियादारी के बारे में। सो कहाँ जा रहे हैं? तो हमें, और चक्कर क्या है, पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं कि क्यों पूछ रहा है इतना सवाल, ये ले मोबाइल खेल तू। हाँ, ये कैसा मतलब हुआ? ये भी एक बड़ा इशू है। ये कैसा मतलब हुआ? अब आपने अपने आप को बचाने के लिए अपने बच्चे को आपने क्या दे दिया? खतरनाक चीज दे दी। अब उसको उसका चस्का लग जाएगा तो वो दिन भर मोबाइल में रहेगा, वीडियो गेम खेलेगा, फिर आप वो
थोड़ा सा बड़ा होगा तो आप उसको गाली दोगे कि भाई दिन भर तो ये वीडियो गेम खेलता है, ये करता है, ये तो बाहर भी नहीं जाता, ये तो पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, ये सिर्फ गेम खेल रहा है। एंड वी आर, हमारे जो यूथ हैं, मैं तो देखिए आज तक कोई वीडियो गेम ऐसे नहीं खेला, ठीक है, और हमारे जो यूथ हैं दे हैव बीन एक्सपोज्ड टू मेनी ऐसे चीजों के लिए जो चीज ठीक नहीं है, बिकॉज इट इज रीप्रोग्रामिंग देयर माइंड। करेक्ट। ठीक है, अब आप वर्चुअल गेम भी खेल रहे हो, मार धाड़ वाले इसको मारना है, आपको ये मिशन मिला है, जाके मर्डर करना है, तो भाई अलग अलग तरीके से मार रहे हो, हिंसा डाल रहा है दिमाग में। करेक्ट। तो दिस शुड बी मॉनिटर की किस टाइप के गेम्स भी अलाउ होने चाहिए, क्योंकि True. धीरे धीरे क्या है ना, आप ठीक है 1 महीना खेला, 2 महीना खेला, 3 महीना खेला, उसके बाद तो उसके अंदर वो प्रवृत्ति आ जाएगी, बिकॉज इट इज रीप्रोग्रामिंग देम, क्योंकि फिर वो रियल लाइफ और वर्चुअल लाइफ की एग्रेशन उनके थॉट्स में, उनके मतलब बॉडी लैंग्वेज का पार्ट बन जाएगा। एग्जैक्टली, एंड दे विल एक्चुअली इस तरीके से फिर क्या होता है कि वो रियल लाइफ और वर्चुअल लाइफ के बीच में डिफरेंसेस भूल जाते हैं। तो ऐसे में बड़ा प्रॉब्लम है भाई। वर्चुअल लाइफ के अंदर कोई मरता है तो वापस जिंदा हो जाता है, रियल लाइफ में नहीं होता भाई, नहीं होता। दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस चीज को हम लोग अगर सही तरीके से मॉनिटर, आपको भाई खेलने के, आप प्रकृति में जाइए, प्रकृति में इतनी सारी चीजें हैं नेचुरल। प्रकृति ने माता ने हम सब के लिए इतनी सारी चीज दिए हैं, आप जाओगे तो आप अपनी बल्कि इनर पावर को बढ़ाओगे आप, क्योंकि आप बाहर जा ही नहीं रहे, आपकी इम्यूनिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, अंदर बैठे हो उसी कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रीथ कर रहे हो दोबारा। छोटे टाउन्स में तो फिर भी इस चीज को लेके कह सकते हैं कि ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट मेट्रोज में अगर आप देखो तो वहां तो ऑप्शंस ही खत्म होते जा रहे हैं। अब पहले पार्क्स होते थे, आज के डेट में पार्क्स भी नहीं होते बच्चों के खेलने के लिए, मतलब इतना चीजें बदल गई हैं। तो अगर हम बात करें इनिशिएटिव्स की, एज एन इंडिविजुअली हमें भी कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, और कुछ इनिशिएटिव्स मुझे लगता है कि ऑन अ लार्जर स्केल गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए। तो वो क्या चीजें हैं जो हम अपने सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग खुद कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो अगर इम्प्लीमेंट करे तो एक सोसाइटी के लिए अच्छा रहेगा। देखिए, अब पहले इंडिविजुअल के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ये आप हम खुद कर सकते हैं। तो मैंने वही बोला कि माइंडफुलनेस रख के और कुछ कल्चर हम अपने घर में क्रिएट करें, राइट। अब जैसे पुराने कुछ रीति रिवाज आज के समय में नहीं, उनका कोई यूज नहीं रह गया, एंड हम उसको माइंडफुली होके उसको हमने रिमूव किया है कि इनका कोई यूज नहीं है आज के डेट में। उसी तरीके से हमें माइंडफुली कुछ चीजों को पार्ट ऑफ ट्रेडिशन बनाना चाहिए, कुछ नए ट्रेडिशन कि खुश रहो और खुश रहने दो, राइट। ऐसे कुछ चीजें, तो ये चीजें हम लोग लोकल एक कम्युनिटी में कर सकते हैं। आज की डेट में जब से ये हुआ कि भाई आपके छोटी फैमिलीज का चलन आया कि भाई हम दो हमारे दो करके छोटी छोटी फैमिली बननी शुरू हो गई, आप अपने रिलेटिव से भी दूर हो गए, अपने घर परिवार से भी दूर हो गए, इवन नेबर से भी दूर हो गए साथ, राइट। आपके बगल के फ्लैट में कौन रहता है वो भी नहीं पता है आदमी को कि क्या चीज है। तो यानी जो ह्यूमन टू ह्यूमन रिलेशनशिप है वो एक तरीके से वो भी बहुत मार खा रही है आज के डेट में। इसी की वजह से बहुत सारे ऐसे हादसे हो रहे हैं। मेनी टाइम्स जो मेंटल हेल्थ की चीजें हैं, अगर आप एक जगह मिलते हैं 5 मिनट एक दूसरे से मुस्कुरा के बात करते हैं, तो भाई एक आपकी मुस्कुराहट में ही किसी व्यक्ति का हो सकता है टेंशन दूर हो जाए और उसको वो मेंटल हेल्थ बेटर हो जाए, राइट। तो वो हो सकता है कुछ गलत काम करने जा रहा था वो नहीं करे। तो हम ये चीज एज एन इंडिविजुअल हम शुरुआत कर सकते। लेट अस मीट एंड ग्रीट पीपल विद आई स्माइल, हैप्पी स्माइल, राइट। और अपनी घर में उस चीज को इम्प्लीमेंट करें कि अपने से छोटों को भी थैंक यू बोलने में हमें ये नहीं हो कि ये तो मेरे से छोटा है तो मैं उसको थैंक यू नहीं बोलूं। तो नहीं, सही में ये भी एक चीज है। और कई बार छोटे ये बोलते हैं कि ये बड़ा हो कि मेरे को थैंक यू क्यों बोल रहा है, ये तो मूर्ख है, राइट। तो ये भी एक बड़ी विडंबना की बात है कि ये चलन में आ गया है। साहब, आप किसी को नमस्कार, हमारे यहाँ तो नमस्ते कहते हैं ना, नमस्ते तो छोटा हो चाहे बड़ा हो सबको नमस्ते बोलते हैं, यानी तुम्हारे अंदर ईश्वर है, उसको हम प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। तो वो बड़ा छोटा तो भेद वहां खत्म। तो अगर छोटे ने कुछ अच्छा किया उसके लिए उसको धन्यवाद कहने में क्या बुरा है। तो अगर बड़े ने आपको धन्यवाद कहा तो आपको खुश होके उनको धन्यवाद बोलना चाहिए। ये छोटों को वो ये चीज आना चाहिए, वो अहंकार में न कि ये बड़ा जो है बेवकूफ है या ये चीज है। ये चीज हम अपने घर में कल्चर में हम सिखा सकते। और गवर्नमेंट के लिए क्या है जो मुझे लगता है आज के डेट में, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है कि सजा मिलता है आपका कम्युनिटी वर्क करने का, राइट। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई सजा नहीं मिलता। हमारे यहाँ पे अब ये भी चीज शुरू करनी, लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिटी सर्विस, मेक इट मैंडेटरी सब जॉब के लिए। आगे भविष्य में अगर आप देखिए समाज को एकजुट करना है तो आज अगर प्यार से नहीं मानते हैं तो थोड़ा सा जबरदस्ती करवाइए, जब तक लोगों को खुशी खुद मिलने लगे कि भाई मुझे उनकी मदद करके खुशी होती है। आने वाली
वाली पीढ़ी को वो अपने आप होना शुरू हो जाए, जब वो Correct. सिस्टम का हिस्सा है। आज उन्हें क्या है ना कि जिसको जॉब चाहिए, ऐसा चाहिए जहाँ पे एनजीओ का वो रिक्वायरमेंट है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक दो कॉल भी आए हैं कि सर हमें आपके यहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए वॉलंटियर का। मैंने बोला क्यों? तो जॉब के लिए चाहिए सर, कि हमने सोशल वर्क किया। मैंने बोला आपने तो कुछ किया नहीं है। तो उनका सीधे से ये, सर आप बताइए कितना पैसा लें। तो ऐसा मानसिकता आज के यूथ का है जॉब के लिए, ठीक है, कि वो समाज सेवा को भी पैसे से तुलना करते हैं कि आप पैसा ले लीजिए, हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए ताकि हमको वो जॉब मिल जाए जहाँ पे समाज सेवा वाला काम। और फिर यानी वो उस पोजीशन पे रहेंगे, उन्होंने पैसा देके सर्टिफिकेट लिया, वहां पे क्या वो समाज सेवा करेंगे? नहीं करेंगे, वो उस तरीके का काम कभी नहीं करेंगे। तो द इम्पोर्टेंस इज, बिल्कुल, और उन्हें असल में हाउ इट फील्स टू एक्चुअली वर्क फॉर द कम्युनिटी पता ही नहीं। कितना कितना खूबसूरत महसूस होता है, कितना अच्छा महसूस होता है, ये पता ही नहीं। सो गवर्नमेंट को ये चीज करना चाहिए, मेक इट मैंडेटरी एट स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, ताकि आपका जो यूथ है ग्रोइंग फेज में ही कम्युनिटी से ज्यादा इंटरेक्ट करे, उसे बेटर अपना कल्चर भी समझ में आएगा, उसे समझ में आएगा कि लोग कैसे हैं, और फिर वो अच्छे बुरे का भी भेद बेटर कर पाएगा। उसके पास फालतू का टाइम वो वीडियो गेम और वो खेलने का नहीं होगा। उसको असल में जिनको जरूरत है उनको मदद करने में उसको मजा आएगा, उस यूथ को, तो वो बेटर देश बनाएगा, क्योंकि वो फिर रूट लेवल के प्रॉब्लम जानेगा, और रूट के प्रॉब्लम जानेगा तो वो रूट के प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा। तो इस तरीके देश बदलेगा। तो ये गवर्नमेंट को एक छोटा सा इनिशिएटिव करना। सही इनिशिएटिव आपने ये बोला है कि अगर स्कूल्स इसके ऊपर काम करें, स्कूल्स बच्चों को पिकनिक के लिए लेके जाते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम टू पिकनिक ऑन अ फन पार्क और उस जगह पे, उससे बेटर किसी एनजीओ के साथ में लेके जाएं, बच्चों को वहां खड़ा करके काम करवाए, बताए कि भाई ये काम कैसे होता है, जो भी है, चाहे बुजुर्गों की हेल्प करना है, चाहे बच्चों को पढ़ाना है, या कहीं साफ सफाई अभियान चल रहा है उसका पार्ट बनना है, तो कुछ भी तरह के इस तरह की जहाँ पे एक्टिविटी हो रही है वहां लेके जाना चाहिए, ताकि वो लोग कनेक्ट कर पाए, वो समझ पाए। वो माहौल को बचपन से अगर देखेंगे तो डेफिनेटली और ज्यादा उसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए ये काम लोग आज कर रहे हैं, कई इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, पर क्या विजिट के नाम पे है। विजिट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी समथिंग कि एक वीक में आपने कितने आवर दिए कम्युनिटी सर्विस को, एंड इट शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम, और इसके भी इनको मार्क्स मिलने चाहिए, राइट। तो और उससे फिर क्या है कि ये लोग जो समाज के असल प्रॉब्लम को देखेंगे, उसमें काम कर रहे होंगे, ठीक है। हफ्ते में मान लीजिए 1 घंटा आपने बिताया समाज सेवा करने का, छोटे बच्चे हैं, 1 घंटा भी बहुत है, कि आपने पार्क साफ किया, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो आपने सब मिलके पेरेंट्स के या टीचर्स के उसमें उन्होंने एक हफ्ते में 10-10 मिनट करके पार्क साफ किया, वहीं पे खेलते हैं, वहीं साफ कर रहे हैं। दे विल अंडरस्टैंड अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना क्या होता है। दे विल सी बटरफ्लाइज, तो उससे खुशी होगा, फायर फ्लाई देखेंगे तो खुशी होगी। तो ये एक चीज है कि दे विल इंटरेक्ट विद द नेचर ऑल्सो, तो नेचर को प्रोटेक्ट करना है वो भी समझ में आएगा, अपने एनवायरमेंट को क्लीन करना उनकी जिम्मेदारी आ जाएगी। आज भी हम बोलते हैं ना कि भाई बड़ा स्वच्छ भारत की बात है, अभियान है, ये है वो है, अच्छी बात है, बट यू आर नॉट इनकलकेटिंग दैट हैबिट इनटू द चिल्ड्रन। आप नहीं कर रहे हैं। वो जब करेंगे, जब वो कम्युनिटी सर्विस, भारत अच्छा भारत वाला तो एग्जैक्टली, तो आपको शुरुआत कैसे करनी होगी? शुरुआत आपको इस तरीके से करनी कि उन्हें आप ये चीज समझाएं। जब वो पार्क में सफाई करेगा ना 10 मिनट भी, तो वो घर में भी लिटर नहीं करेगा, ऐसे नहीं फेंकेगा, होगा मम्मी साफ करेगी या पापा उठाएंगे, ठीक है, वो ये नहीं करेगा, वो प्रॉपर डस्टबिन में ले जाके चीज डालेगा। तो ये उसको अपने आप हैबिट में आ जाएगी, एंड देन दैट जनरेशन वुड बी टोटली डिफरेंट। उसके बाद उसकी जनरेशन और अच्छी हो जाएगी। सो इट्स नॉट 1 डे और 2 डे विजन, ये थोड़ा सा 1 या 2 जनरेशन लगेंगे, बट आई नो ये जरूर आएगा, ये जरूर हम कर सकते हैं। पर इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके इस चीज को अगर करेंगे तो लोग भाग किसके पीछे रहे? लोग भाग रहे हैं कि हमें अच्छी जॉब मिले। तो जॉब के लिए इसे भी एक मैंडेटरी क्राइटेरिया होना चाहिए। हाउ मच टाइम डिड यू स्पेंड फॉर कम्युनिटी सर्विस, राइट? तो ये बिल्कुल, और उस चीज के वीडियो और आपके फोटोग्राफ्स भी होने चाहिए। सोशल मीडिया यूज करते हो ना, दिखाओ। और स्टूडेंट्स को बकायदा इस चीज के मार्क्स मिलते हैं उनके करिकुलम में। एग्जैक्टली, तो वो चीज आज अगर हिस्सा बन जाता है और बच्चों को उसके मार्क्स मिल रहे हैं, तो सी द थिंग इज वो और बेटर इनोवेटर भी हो जाएंगे, क्योंकि वो रूट लेवल के प्रॉब्लम देख चुके होंगे। तो फिर जब वो स्किल्स ले रहे होंगे, वो चीज स्ट्रीम में पढ़ रहे होंगे, तो उनको आएगा यार मैंने ये प्रॉब्लम देखी थी,
तो इससे ऐसे ऐसे हो सकता है, तो इसको क्या मैं सॉल्व कर सकता हूँ? सो देन दे विल टॉक अमंग ईच अदर, तो वो इनोवेशन करेंगे। हम बोलते हैं ना कि भाई वहां पे बिल गेट्स, जकरबर्ग बन गया कम उम्र में, ड्रॉप आउट है, ये है। हमारे यहाँ के ड्रॉप आउट पॉलिटेक्निक वाले ड्रॉप आउट बनते हैं, बोलते मैं जकरबर्ग बन गया। यार मजाक वाली बात क्यों करते हो, राइट? वो कहाँ से, कौन से एमिनेंट इंस्टीट्यूट में उन लोगों का एडमिशन हुआ था, वो वहां से ड्रॉप आउट है। तो टेक्निकली तो आप उनके बराबर तो हो नहीं कि आप अपने को ड्रॉप आउट बोल के अपने को बिजनेसमैन वाली बात करते हो। आप कम से कम प्रॉब्लम्स तो देखो और उस लेवल की स्किल्स लो, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारी चीजें जो स्कूल में बच्चे सीख रहे हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर्सेटाइल आपको अपॉर्चुनिटी देती है, एक साथ 2 डिग्री कर सकते हैं आप, तो ये वाली भी चीज आपको देते हैं। तो यूज इट ऑल टुगेदर। तो वो चीज कैसे काम करेगी? व्हेन गवर्नमेंट मेक्स थिंग्स सिस्टम बेटर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड, राइट? ये वाली चीज है, राइट। तो अब हम दोबारा आपके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी और। तो जैसे कि आपने बताया था कि आप एक टाइम पे इंट्रोवर्ट थे, तो तब से लेके अब तक वो ट्रांजिशन कैसे रहा कि इंट्रोवर्ट टू एक्सट्रोवर्ट, और क्या क्या चैलेंजेस रहे उस जर्नी में? देखिए, इंट्रोवर्ट था तो मैंने आपको बताया है कि बीमार ज्यादा हो रहा हूँ, ज्यादा स्कूल नहीं जा रहा, तो बोलता ही नहीं। वो नॉर्मल किसी भी, मैं हर उस व्यक्ति को जिसने अपने लाइफ में बचपन में सफर किया, मैं उस सब से अपने आप को रिलेट करता हूँ और उन्हें चीजों को समझता हूँ, क्योंकि हम नहीं बोल पाते कई बार अपनी प्रॉब्लम को, अपने माँ बाप को भी नहीं बोल पाते, राइट? क्योंकि वो अंडरस्टैंड करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, और हर घर का अपना अलग माहौल है और अलग चैलेंज होती है, वो टोटली डिफरेंट थिंग है। तो अब मैंने आपको बताया ना कि मुझे एक दो जगह थोड़ा सा सपोर्ट मिला, राइट? स्कूल में टीचर्स के माध्यम से। पहले रेणुका टीचर से, जब मेरे 5th क्लास में जो मेरी क्लास टीचर थी, फिर 9th क्लास में मैं आई वाज गुड इन इंग्लिश, पर जो थोड़ा सा और बेटर हो गया मैं इंग्लिश में, दैट वाज थ्रू सिस्टर लिली। वो मेरी इंग्लिश की टीचर थी क्लास 9। तो वो थोड़ा सा पुश करती थी मुझे, ठीक है? शी केयर्ड फॉर मी, वो चीज मुझे पता था। एंड कई बार वो जानबूझ के मुझे डांटती थी कि अगर जैसे डायलॉग रीडिंग का वो होता है ना, क्लास चलता है तो आप उठिए और आप डायलॉग वो बोलिए, एंड प्ले होने वाला है तो आप पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज आई वुड रीड बेटर। मैं जब भी डायलॉग पढ़ने को बोला जाता था, आई वुड रीड बेटर, एंड मेरा जो प्रोनाउंसिएशन और बोलने का तरीका था, इट वाज गुड, सो एवरीवन लाइक्ड इट, द वे आई रेड दोज थिंग्स। तो वो चाहती थी कि इसको रहना चाहिए उस चीज। तो एक बार ऐसे ही मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, मैंने नहीं लिया, तो क्लास में उठाया, उन्होंने बोला, व्हाई डिड यू टेक पार्ट इन इट मनोज, आई एम पुटिंग योर नेम। फिर हाँ के अलावा आप और कुछ नहीं कह सकते, राइट? तो सो एक्चुअली दीज थिंग्स, स्मॉल लिटिल थिंग्स, और आप जब इन सब एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हो ना, दैट इंट्रोवर्ट गेट्स बिट कॉन्फिडेंस, राइट? बिट ऑफ कॉन्फिडेंस, और वो फिर थोड़ा सा आके मोर एक्सप्रेसिव होता है, तब वो बोल पाता है, तब उसे ऑडियंस के बीच में भी घबराहट उतनी नहीं होती, वो बोल पाता है। वो इस तरीके से, अभी आप देख रहे हैं मैं आपसे ज्यादा इतना बोल रहा हूँ नॉन स्टॉप। तो दैट इज दैट लर्निंग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। उस तरीके से अपने ऊपर काम करते करते ही फिर मैं इस तरीके से पहुंचा। फिर स्कूल से फिर कॉलेज टाइम में वहाँ इंटरेक्शन करना, मल्टीपल लोगों से मिलना, बात करना। मैं अब उसमें भी ये है कि पहले से जाके किसी से बात करना, उसमें मैं अभी भी आज भी कई चीजों में मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ। आज मैं अपने आप को एक्सट्रोवर्ट नहीं बोलता, मैं एम्बीवर्ट हूँ, क्योंकि कई मायनों में मैं आज भी इंट्रोवर्ट हूँ। मेरे कई प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं आज भी किसी को शेयर नहीं करता, नहीं बताता कि मेरे लाइफ में ये चैलेंज है, ये चीज है। आई विल शेयर द पॉजिटिविटी विथ यू, बट व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, प्रॉब्लम्स क्या है मेरे जिंदगी में, वो चीज मैं आज भी नहीं बताता किसी को। पर जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि ये आदमी ऐसा ही है, तो वो मुझे कई बार डांट के वो करते हैं, तो उनका हक है इसलिए बता दो। तो ये वाली चीज है। तो इस तरीके से बदलाव आया है, एंड आई एम लॉट मोर कॉन्फिडेंट, आई एम लॉट मोर एक्सप्रेसिव, आई राइट। तो कई बार मान लीजिए बोल नहीं सकता, तो मैंने राइटिंग को अपना माध्यम लिया कि बोलने का, और ये भी एक ट्रांजिशन किया मैंने कि जैसे मैं लिखता था, पहले लिख के फिर आई वॉज नॉट कंफर्टेबल टू शेयर इट ओपनली ऑन सोशल मीडिया, एंड फिर अपने आप को चैलेंज फिर किया, भाई साहब शेयर करो, ठीक है? फिर शेयर करना शुरू किया। फिर अब आपने, चलो ठीक है, आपने लिख के शेयर करना शुरू किया, अब साहब आप बोलिए, नेक्स्ट स्टेज है बोलने का। तो व्हाट यू हैव रिटन, अब अपने आवाज में बोलिए उसको, लेट द वर्ल्ड हियर यू आल्सो, राइट? तो फिर बोलना शुरू किया। तो पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट पे आ गया मैं। पॉडकास्ट पे आज के डेट में आई एम नियरिंग 26,000 डाउनलोड और 48 कंट्रीज में लिसनर बेस है। तो आई एम डूइंग दैट, और आप लोगों के साथ ऐसे इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, मैं खुद भी इंटरव्यूज ले रहा हूँ एज अ होस्ट। तो
ये भी एक चीज है। तो these are all still I am working on myself. I'm Right. work in progress. दैट्स वंडरफुल। यही तो एक ऐसी चीज है, जब आप कहते हो ना कि आई एम लर्निंग, तो वो चीज Yes. आपको हमेशा मतलब एक तो हम्बल बनाती है, ऊपर से लर्निंग वाली ऐसी चीज है, एबिलिटी है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करती रहती है। तो आपने कुछ तो चीजें बता दी कि किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, उनके अलावा कुछ और लोग भी रहे होंगे जिन्होंने सपोर्ट किया होगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो कौन थे, किस बहुत तरह से सपोर्ट किया? बहुत लोग हैं। देखिए, मैं अपने लाइफ में मैं किसी को अपना गुरु ऐसे नहीं मानता, ठीक है ना, कि भाई किसी एक व्यक्ति से ही मैंने सब कुछ सीख लिया या ये मेरा आइडल है। मैंने सबसे सीखा है। इवन पीपल जिन्होंने मेरे को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है ना, उनसे भी सीखा है। मेरा ये है कि मैं चीजों को सेंस करने के बाद भी मैं सामने वाले का साथ इसलिए देता हूँ, मेरे को ये लगता है कि शायद मैं मेरे साथ रह के मेरा वर्क एथिक्स और मेरे काम करने का तरीका देख के सामने वाला चेंज हो जाए और बेटर हो जाए। पर जब देखता हूँ कि नहीं, तो फिर उसके बाद हाथ जोड़ लेता हूँ। ऐसे भी लोग मिले हैं जो आपको ये समझाते हैं कि आप हर जगह अच्छाई नहीं कर सकते, राइट। कुछ लोगों को आपको ये स्टॉप करना ही पड़ेगा, नो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो आपका यूटिलाइज और एक्सप्लॉइटेशन करते रहेंगे। आप कहीं नहीं बढ़ेंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे और वो बोलेंगे देख तू कहाँ रह गया, ठीक है। तो इस भी चीज को आपको ध्यान देना पड़ता है। तो ये लोग भी जिन्होंने एक्सप्लॉइट किया, ये भी बहुत बड़े मददगार हैं आज जिंदगी में, मुझे बहुत कुछ सिखाने में, समझाने में। और ऐसे लोग भी हैं, जैसे मैंने आपको मेरे टीचर्स के बारे में बता दिया कि जिनके वजह से मैं इस तरीके से हूँ। मुझे आज भी ज्योग्राफी के बहुत सारी चीजें याद है। मेरे ज्योग्राफी के सर हैं जोसेफ सर, तो उनके द्वारा भी जो सपोर्ट, ये देखिए ये होता है ना, कई बार वो मुंह से नहीं बोलते, पर द वे दे बिहेव अराउंड यू, उससे समझ में आता है कि दे सपोर्ट, राइट। तो बस उतना ही चाहिए होता है किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, फिर आप अपना पूरा दे सकते हो। कॉलेज टाइम में भी ऐसे मैंने मेरे एक लेक्चरर को देखा, मैम को, मौसमी देवनाथ मैडम है, वो पूरा लैब उन्होंने पीटीसी लैब एस्टैब्लिश किया उन्होंने अकेले ने। उनको कोई असिस्टेंट उस समय नहीं था। उनके इंटरनेशनल बुक भी पब्लिश थे उनके। तो देखिए, एक चीज ये है कि यू वांट टू गेट बेटर, तो उनके भी कुछ वर्क एथिक थे। वो मुझे 10 मिनट देती थी लंच का, मैं 5 मिनट में कंप्लीट करके आता था कि हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं तो इस तरीके से है। मैं इन सब से सीखा हूँ। मेरे जो कॉलेज के फ्रेंड्स थे, अब जैसे आप देख रहे हैं, अब मेरे हैट का आपने बात किया और लुक का थोड़ा सा बात किया, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड लड़की है, तो वो उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा था, तो उससे कुछ चीजें सीखा मैंने। कुछ चीजों के लिए वो जानबूझ के ताना मारती थी कि भाई ऐसे तो बेटर लगेगा, ये चीज है। तो दोस्त भी ऐसे हैं जो अंडरस्टैंडिंग है। मैंने ऐसे लोगों को हमेशा दूर रखा जो एक्सप्लॉइट करने या किसी मतलब से आपसे चिटकने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी मतलब से मैं कभी किसी से मैं भी नहीं चिटका कि भाई नहीं, मतलब से नहीं कर। तो जो मेरे ये दोस्त हैं, उन लोगों ने भी मुझे एक यानी बेटर पर्सन बनने में मदद किया। कुछ लोग, एक फ्रेंड ऐसी थी जिसको यानी आप कितना भी चिढ़ा लो, वो गुस्सा नहीं होती, मुस्कुरा के ही जवाब देती थी। तो अब आप ये बताइए, जो गुस्सा नहीं हो रहा है, आप उसको कितना चिढ़ाएंगे। बट उससे आपने एक चीज सीख ली, कैसे सब्र रखना है और मुस्कुरा के कैसे काम करना है कि सामने वाला एक समय खुद ही बोले कि यार इसको मैं क्या चिढ़ाऊं, क्या परेशान, राइट। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन लोगों से सीखा है, और जिंदगी भर मैं उन लोगों का आभार मानता रहूंगा कि वो लोग मेरे लाइफ में आए और उन लोगों ने मुझे ये चीज सिखाया। ग्रेट, वंडरफुल। तो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। तो आपका मोटिवेशन इंस्पिरेशन क्या है? मैंने आपको बताया ना, मोटिवेशन इंस्पिरेशन मेरा ये है कि मेरे जैसे लोगों को उनकी आवाज बन के उनकी जिंदगी को बेटर कर सकूं, उस चीज के लिए मैं मोटिवेटेड हूँ, और वही मेरा इंस्पिरेशन। और जो मेरे साथ और लोग जुड़ते हैं, फिर जब उनकी कहानियां सुनता हूँ, कई लोगों को मैंने फर्स्ट टाइम पब्लिश किया है, होम मेकर्स और कई स्टूडेंट्स हैं, उनकी कहानी भी मैं जानता हूँ। वो लोग भी चैलेंज अपने लाइफ के लड़ रहे हैं, पर दे हैव नॉट गिवन अप। इससे खूबसूरत और क्या है। आप दूसरों की जर्नी में, उसके चैलेंज में अगर उनके साथ हो, तो आपको अपने आप पावर मिलता है और आप इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड होते हो। मैं तो यही मानता हूँ। डेफिनेटली, आपने बहुत सही बात करी है कि जब आप दूसरों के चैलेंजेस सुनते हो, तो आपको पता चलता है कि आपके चैलेंजेस उतने बड़े नहीं है जितने और लोगों के हैं। तो दैट्स ग्रेट। और अब लास्ट चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सक्सेस को लेके। आप क्या सोचते हो कि सक्सेस आपके लिए क्या चीज है? सक्सेस देखिए ये है कि मैं रात में अगर सोता हूँ ना, तो मुझे आराम से नींद आ जाती है। आई हैव अ पीसफुल स्लीप इन द नाइट, दैट इज सक्सेस। मींस आई हैव डन समथिंग बेटर इन द डे टू डे, जिसके वजह से मैं पीसफुली अपने रात में सो सकता हूँ। इससे बढ़िया चीज और क्या है सक्सेस। आप पैसा, आपको उतना ही, मेरे लिए पैसे का उतना ही महत्व है जितना होना चाहिए। मैं सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागता, उससे उसकी जरूरत है आपके अपनी जिंदगी की इंपॉर्टेंट चीजों को फुलफिल करने के लिए, उसकी जरूरत है। पर ये समझ
के कि मटेरियलिस्टिक चीजें पूरी आपको खुश रखेंगी, वो नहीं है, वो सक्सेस मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मेरी परिभाषा यही है कि अगर मैं आपको भी अगर स्माइल करा पा रहा हूँ तो आपकी स्माइल देख के मेरे को खुशी हो रही है, तो दैट इज अ सक्सेस टू। दैट्स वंडरफुल। अब लास्ट पड़ाव पे हम हैं, एक कोई मैसेज या एडवाइस आप शेयर करना चाहो हमारे व्यूअर्स के साथ में, लिसनर्स के साथ में? जी देखिए, लाइफ में क्या है कि चैलेंजेस तो बहुत से आते हैं, हम सब अपनी जर्नी जी रहे हैं। एक परिवार में भी अगर कई सिबलिंग्स हैं तो सबकी अपनी इंडिविजुअल चैलेंजेस हैं, इंडिविजुअल जर्नी। भले आप सोचो कि इसको बेटर मिला है, इसको कम मिला है, इसको कुछ ही नहीं मिला है, पर सबके अपने चैलेंजेस हैं, क्योंकि सबके अपने थॉट प्रोसेस भी अलग अलग है। तो वंस वी रियलाइज दैट ना कि हम सब अपनी अपनी लाइफ जर्नी जी रहे हैं, अपने अपने चैलेंजेस जी रहे हैं, तो हम एक दूसरे के साथ हमारे रिलेशनशिप बेटर हो। एंड वंस वी हैव दैट वी विल लीड अ बेटर लाइफ। एंड वंस वी हैव अ बेटर लाइफ मींस विल मेक अ बेटर कम्युनिटी, एंड बेटर कम्युनिटी मींस अ बेटर नेशन। परेशान नहीं होइए, चैलेंजेस हर किसी के हैं, सो बी माइंडफुल, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, गिव योरसेल्फ टाइम, हैव पेशेंस, अपने आप को सब्र रखिए और अपने आप को समय दीजिए। हर बार हर चीज हड़बड़ी से नहीं हो सकती, ये हर किसी के लिए, किसी भी उम्र में है, कहीं पे भी है अपने जिंदगी के। तो कई बार क्या है, हम हड़बड़ाते बहुत, हड़बड़ाइए मत, थोड़ा सा सांस लीजिए और अपने आप को समय दीजिए, एंड यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। वंडरफुल, देख लीजिए, बस यही है। वंडरफुल, व्हाट एन अमेजिंग इनसाइट आई मस्ट से। जो चीजें आपने शेयर करी हेल्थ से रिलेटेड, आपकी जर्नी से रिलेटेड, बहुत ही अमेजिंग थी, क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस होते हुए भी आप अपनी प्रॉब्लम को होते हुए भी उससे बाहर निकले, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली दूसरों की प्रॉब्लम के लिए काम कर रहे हो। इससे बेहतर चीज लाइफ में कुछ नहीं हो सकती, और रियली हैट्स ऑफ टू यू मनोज जी फॉर दैट। और आज जो हमारा कन्वर्सेशन था मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीजों पे हम लोगों ने डिस्कशन किया और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट भी हुई इस डिस्कशन के दौरान। और मुझे पूरा यकीन है कि ये किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव जरूर लाएंगी, या कुछ अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अवेयरनेस ही स्प्रेड होगी, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो थैंक यू सो मच मनोज जी फॉर योर टाइम, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम दोबारा कनेक्ट करेंगे, दोबारा किसी और मुद्दे पे बात करेंगे, और कुछ और अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम चीजों के बारे में बता सके, पहुंचा सके। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, आपने मुझे मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे आके बोलने के लिए, और दिल से जो मेरे आता है मैं वही कहता हूँ, और कोशिश यही है कि लोगों तक पहुंचे। और आपके माध्यम से मुझे यकीन है कि एक आदमी का भी हमने अगर जिंदगी बदल दिया तो हमने अपना जिंदगी सार्थक कर। वंडरफुल। और साथ में मैं आपका सोशल मीडिया लिंक भी साथ में शेयर करूंगा, सो दैट कि कोई आपसे कनेक्ट होना चाहे, आपसे बात करना चाहे, मिलना चाहे, तो वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। और डेफिनेटली कोई हेल्प करना चाहेगा, जुड़ना चाहेगा पॉजिटिव वे में, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो साथ ही साथ मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी। और जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में हम लोगों ने बात किया, कई ऐसे लोग होंगे आपके आस पड़ोस में या फैमिली में जिनको जरूरत होगी इस तरह के चीजों के बारे में जागरूक होने की, और वो ये हेल्प कर पाएगा ये इंटरव्यू उस चीजों को समझने के लिए और सही डायरेक्शन आगे ढूंढने के लिए। तो thank you very much everyone, and don't forget to like, share and subscribe. Have a good time. Thank you and bye bye. Thank you so much.